Hi guys, welcome to next properties, next character of the p block elements, and the first group we will discuss group 15. Group 15 contains 5 elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So the general electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. So जनरल हमारे पास आ गया ns2 np3. Second, it nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. First two are non-metals, next two are metalloids, and last one bismuth is pure metal. It means down the group metallic property increases and non-metallic property decreases. Metallic property increases, metallic property increases, non-metallic decreases. Next, oxidation state. Oxidation state means loss or gain of electrons. In case of nitrogen, generally -3 oxidation state shows, and rest of the other elements -3, +3 and +5 oxidation state shows. Clear? And the next specific character, variation of boiling point and melting point within the group. Within the group, nitrogen to oxygen melting point increases and then decreases, and this fact is explained with the help of inert पेयर इफेक्ट. इस एक इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जनरली ये वर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पी ब्लॉक चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और वहीं पर ही ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में ही ये इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है. तो सबसे पहले तो ये होता कहाँ पर है और किन ग्रुप्स पे ये डोमिनेंट होता है, ये आपको क्लियर होगा. बिकॉज जब हम मूव करते हैं ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थालियम में, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में, क्यों ये इफ़ेक्ट यहाँ पर वर्कआउट करता है? उसका रीज़न ये है बेटा कि ये है हमारा सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड, दिस वन इज थर्ड पीरियड, और ये लास्ट में हमारे पास आ गए लास्ट के दो, जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ फिगर में कनेक्टेड हो जाएंगे. क्लियर? क्यों हमने कहा? क्योंकि बोरॉन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग अगर लिखें तो 1s2, 2s2, 2p1. तो ये किस पीरियड में प्रेजेंट हो गया? n इज इक्वल टू 2 हो गया. दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. इस फिफ्थ और सिक्स्थ में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस थे. मैंने बोला ना कि आर्सेनिक तक एक जैसा काम किया, एंड आफ्टर द आर्सेनिक इस ग्रुप में इन दोनों में चेंज आया बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज. व्हेन द साइज इंक्रीज, सो नंबर ऑफ शेल्स increase.
व्हेन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट वाले का देखिए तो ये आया 5s2 5p1, ठीक। लास्ट वाले का आया 6s2 एंड 6p1। इसी तरीके से अगर आप इस ग्रुप में आइए तो ये हमारे पास आया 5s2 5p3। लास्ट वाले में बिस्मथ वाले में 6s2 and 6p3. When you draw the structure, this one is nucleus, S 5s and this one is 5p. आप चाहे ग्रुप 13 को लेकर के डिस्कशन को समझें, चाहे आप ग्रुप 14 के एलिमेंट से समझें, या 15 जो कि हमारे इस ग्रुप की स्टार्टिंग है। तो अगर हम ग्रुप 15 को देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यस, एंड इनर कोर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, आई एम टेलिंग साइज इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जब ये नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता चला जाएगा और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, क्लियर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं। वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और अनदर इज जेड इफेक्टिव, यानी इस न्यूक्लियस के पास चार्ज हमारा बढ़ता चला जाए या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाए, उससे पहले अगर हम देखें तो हमारा इस s इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग जो थी वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी थी, क्योंकि यहाँ से जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था तब हमारा इस न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा था। बट जैसे जैसे हम नीचे के साइड आएंगे तो इस 5th और 6th ग्रुप में हमारा d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा, बिकॉज इन द 5th ग्रुप आफ्टर लेंथेनियम 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे आप कहते हो लेंथेनॉइड। और जब ये 14 एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे तो इट मीन्स कि F सब शेल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। तो जब F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि Z इफेक्टिव इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो Z इफेक्टिव कम होता है, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो वहाँ पर इसकी पावर ज़्यादा है। जब इसकी पावर ज़्यादा है तो इस न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव नीचे के साइड में जाने पर इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज कर गया तो अब इसने निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके रिपल्शन की जगह अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर दिया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी और कंटेंट के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन में अवेलेबल नहीं रह जाएंगे, और चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा था इनर्ट पेयर, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 पेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग द Z effective character, these electrons are not available for the bonding, so it is called inert pair effect. Is it clear? अब अगर आप देखो कि ये बाहर जाने के लिए रेडी ही नहीं है तो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होता चला जाएगा। सो बिस्मथ तक आते आते इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर डोमिनेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू +5। ऊपर वाले में सब करेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पांचों यूज़ हो सकते थे, लेकिन जब हम नीचे के साइड में मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले केस में हमारे पास केवल
1s2, 2s2 और 2p3, यानी ये पांचों इलेक्ट्रॉनों में कहीं किसी एक्स्ट्रा F या D का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। जब इंटरफेरेंस नहीं था तो ये अपने प्योर स्टेट में काम कर रहा था। और ये भी एक रीज़न आपके क्वेश्चन का हो जाएगा जब क्वेश्चन आपसे मेकअप किया जाता है कि Y+5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जब हम नीचे के साइड में गए तो वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉलो होने लगेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन के लिए थे उसमें से 2 तो अंदर के न्यूक्लियस के लिए अवेलेबल हो गए, और ये 3 ही हुए जो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट अब आपको क्लियर हुआ, और इस इनर्ट पेयर के कारण ही तो आर्सेनिक तक तो ये वर्कआउट ही नहीं किया, तो यहाँ तक ग्रेजुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्सेनिक के बाद 5th और 6th ग्रुप आते हुए F ब्लॉक का इंटरफेरेंस आ गया, और F आते ही F का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, जिसके कारण यहाँ पर +5 डिक्रीज होना शुरू हो गया और +3 इंक्रीज। चाहे अब आप ग्रुप 14 को भी देख लीजिए, इसमें भी यही केस होगा कि अगर हम फर्स्ट में देखें तो 1s2, 2s2, 2p2, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4, यानी जनरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। बट जब हम नीचे के साइड में जाएंगे तो यहाँ पर जब हमारा पार्टिसिपेशन आया तो ये हो गया 6s2, 6p2, तो ये s तो हमारा इनर्ट पेयर के लिए चला गया, तो इसमें कौन सी स्टेट हमारी स्टेबल हो गई? Pb+2। कार्बन में तो +4 दे सकते हैं, लेकिन लेड में अगर हमारे पास 2 कंटेंट है +4 एंड +2, तो +2 इज मोर स्टेबल देन +4 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी फैक्टर को, इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में अगर स्टडी कर लें तो आपके लिए इजी होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सबसे पहले हमें इनके एलिमेंट्स को लिखना चाहिए, बिकॉज इसको लिखते ही आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर हो जाती है कि हमें इन ही एलिमेंट्स की आज स्टोरी को डिस्कस करना है। आप रिएक्टिविटी का फिगर देखें तो अगर हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है? हाइड्राइड फॉर्म होता है। यानी अगर पहला डिस्कशन हमने विथ हाइड्रोजन किया तो इस हाइड्रोजन के केस में हमारे पास क्या चीज़ें मेकअप हो जाएंगी? हाइड्राइड्स मेकअप हो जाएंगे। हाइड्राइड्स मेकअप होंगे तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन -3, बार बार बेसिक मत छोड़िएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। रटने के लिए भी समझना ज़रूरी होता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे हम एक बार समझ लें तो हम उसको बार बार गलत करेंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स, हाइड्राइड मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, देन इट फॉर्म्स द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर हाइड्राइड्स। क्लियर? तो आपने पहला हाइड्राइड बनाया अगर नाइट्रोजन का तो क्या फॉर्म हो गया? NH3। अगर आपने फॉस्फोरस का बनाया देन यू फाइंड PH3। अगर आपने आर्सेनिक का बनाया तो ASH3। जब आपने एंटीमनी का बनाया देन यू फाइंड SbH3। और अगर आपने बिस्मथ का बनाया देन यू फाइंड BiS3। इज इट क्लियर? इस हाइड्राइड के कौन से ऐसे करेक्टर होंगे जिस पर हम आपसे क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं? पहला, इनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को देखें, यानी हाइड्राइड्स के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स देखें कि हमारे पास अमोनिया बनी, फॉस्फीन बनी, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का और बिस्मथ का, इसका बॉइलिंग पॉइंट करेक्टर कैसे डिस्कस किया जाएगा? तो जैसे कि हमने आपको पहले डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट increases regularly as we move down the group. क्यों? यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन होगा बेटा 2 फैक्टर के साथ। 1 इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग
and second one is van der Waals force. van der Waals force. इन दो बेसिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ठीक. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में ही ये था कि हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. And the condition of electronegative atom, highly electronegative and small in size. तो इस सारे एलिमेंट्स में सबसे छोटा क्या है अपने पास? नाइट्रोजन. जब नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन ने कौन सा करेक्टर शो कर दिया? क्योंकि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इन द नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी. यस. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा. जबकि नीचे के साइड में PH3, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये कोई भी किसी भी तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर को शो नहीं करेगा. तो इसमें हमारे पास ये दो फैक्टर आए. जब ये दो फैक्टर आए इसका मतलब एक्सेप्शनली इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर. और उसके बाद जब हम नीचे के साइड मूव करेंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑलवेज शोज एन अमोलस कैरेक्टर, तो वो इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंट थे. तो जब डिफरेंट थे, अब हमने जब फॉस्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक के कैरेक्टर को डिस्कस किया, तो सबसे ज़्यादा जब हम देखें तो BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा. बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम PH3 टू BiH3, the molecular masses increases. molecular mass increase करेगा, और molecular mass increase करेगा तो boiling point भी increase करेगा. क्लियर. तो अगर अब आपसे कहा जाए कि इसको आप कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रेट ऑफ द ग्रुप कैसे डिज़ाइन हो जाएगा कि PH3 लेस देन आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक का ज़्यादा हुआ, और आर्सेनिक से भी ज़्यादा अमोनिया का हुआ. क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट थी. और देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये हमारी बॉइलिंग पॉइंट करेक्टर डिस्कस हुई. अब अगली हमारी आएगी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या हुआ? डिसॉल्व होना. और अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की टेंडेंसी है. सो अमोनिया इजीली सॉल्युबल हो जाएगी वाटर के अंदर. लेकिन बाकी किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी नहीं है. सो दे आर इन सॉल्युबल इन वाटर, बट द अमोनिया इज सॉल्युबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर. नेक्स्ट, अगर हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी देखें, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स क्या हुआ? कि हम हीट करने पर इसको कितनी देर तक स्टेबल रख सकते हैं. तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम ट्राईहैलाइड्स की ही देख रहे हैं, जिसमें तीनों में सब में 3 ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस की गई है, तब ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम अमोनिया टू BiH3. ग्रेजुअली थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती चली जाएगी. क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्योंकि सबसे ऊपर वाले का तो साइज एज यूजुअल छोटा था. जब हम सेंटर ऑफ द एटम आए तो यहाँ पर हमारा BSC का साइज़ बड़ा हो गया, SB का बड़ा हो गया, BI का बड़ा होगा. तो जब ये साइज़ में बड़े होते चले जाएंगे तो इनके अंदर कोवैलेंट फॉर्म बॉन्ड करने का करेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ठीक. तो MH बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी.
और जब MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ऑलरेडी वीक है तो हमें कम एनर्जी दे करके ही हम इसको ब्रेक करेंगे। तो जब हम नीचे के साइड जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारी डिक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इसके अगर हम देखें बेसिक करेक्टर इसी हाइड्राइड्स के, तो बेसिक करेक्टर किसकी वजह से होता है बेटा कि कितना आसानी से लोन पेयर डोनर टेंडेंसी है। तो अगर हम NH3 को देखें तो इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, सभी में लोन पेयर है, चाहे आप नाइट्रोजन देखें, आप फॉस्फोरस देखें, आर्सेनिक देखें, लेकिन जो बेसिक करेक्टर होगा वो उस सेंट्रल एटम के डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल एटम पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज करता चला जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑक्यूपाइज एट अ लार्जर वॉल्यूम, तब वही लोन पेयर ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड आउट हो जाएगा, और जब स्प्रेड आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल एटम डिक्रीज हो जाएगी। कोई एक चीज़ छोटी सी जगह पर है, वो यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये बहुत, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी सरफेस पे डाल दिए जाएं तो इसका मतलब यहाँ पर इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी का करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम पे डिक्रीज कर जाएगी तो उसके अंदर लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। भाई इन्हीं के बीच में कोई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये दूसरे को क्या देंगे, देगा तो वही आदमी ना जिसके खुद के पास अवेलेबिलिटी हो और वो उसको ईजिली लिबरेट कर पाए। तो अगर हम बेसिक करेक्टर की बात देखें तो अमोनिया ही हमारा एक ऐसा करेक्टर है जो सबसे आसानी से अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास छोटे से एरिया में ही कन्फाइन था जिसे वो लूज कर सकता है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर। और अगर बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि तो वाइस वर्सा कंसेप्ट है अपने पास। क्लियर। हाइड्राइड्स में इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अगर आपने बेसिक करेक्टर डिस्कस कर लिया तब आप इसकी आसानी से एक और प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ बने हुए बॉन्ड की स्ट्रेंथ को ही मेज़र करना है एक तरीके से, क्योंकि जितना आसानी से ये H+ रिलीज करेगा तो उतनी ही आसानी से कौन सी प्रोसेस होगी, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, और जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई तो ऐसे एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। क्लियर। या अगर आप इतनी देर से कुछ अपने टर्मिनोलॉजी को सीख पाए हैं जिसमें मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी की बात कही, तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी को देखो कि डिक्रीज हो रही है तो आसानी से H+ आयन लूज कर दे रहा है, और टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीज कर रही है, और जब इंक्रीज कर रही है तो उसका रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन अमोनिया टू BiH3। क्लियर। बट यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि NH3 बीइंग मोस्ट स्टेबल इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी सब जो हैं वो अनस्टेबल हैं, इसलिए ईजिली एक्ट कर पाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एक्सेप्ट अमोनिया। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये हमने कहा सारी प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की हैं। इफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स, सेकेंड करेक्टर हम लोग क्या डिस्कस करें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये बनाएगा ऑक्साइड्स। जनरल ऑक्साइड्स में अगर आप देखिए तो आपके पास +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो इट मीन्स ये E2O3 एंड E2O5 दोनों तरीके के ऑक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकता है, यानी डाई और पेंटा दोनों करेक्टर इसके पास फॉर्म करने के लिए अवेलेबल होंगे। नाइट्रोजन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म
p bond, multiple bond, so nitrogen forms a lots of oxides. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड जो हैं वो नाइट्रोजन के ही बनेंगे, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी और +5 ऑक्सीडेशन भी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड देखें नाइट्रोजन का, तो वो कौन सा हमारे पास है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O. अगर हम +2 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट के कंपाउंड के ऑक्साइड्स को डिस्कस करें, दैट इज NO. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट N2O3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट N2O4, या इसका डाइमराइज फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं 2NO2. ये भी तरीका है इसको लिखने का, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से स्टेबल डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको डाइमराइज किया. और अगर हम N2O5 को देखें तो N2O5 इसका डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इसका करेक्टर होगा, जिसमें कि हम ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. ये केवल इसलिए हमने आपको बेटा यहाँ बताया कि चूंकि इसके अंदर ही करेक्टर है पी पाई, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें डी पाई पी पाई होता है, और कहीं कहीं पर वो रिस्ट्रिक्शंस के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट के 2 ऑर्बिटल में आ गया. लेकिन इसके नाइट्रोजन के साथ ऐसा कोई भी करेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है, सो इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम फॉस्फोरस को भी देख लें तो नाइट्रोजन के जस्ट बाद फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस भी एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही रहा है, P4O6, P4O8 एंड P4O10. नाइट्रोजन जो है वो चूंकि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए नॉट मोर देन 2 एटम्स आर देयर, बट फॉस्फोरस जो है वो हमेशा 4 एटम्स को कंबाइन करके P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. और इसका स्ट्रक्चर जब अभी आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बताऊंगी तब वहाँ पे फिर बताऊंगी कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. ये P4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखा दिया. इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में भी डिफरेंट करेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे. यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा कि मैंने आपको बोला कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है N2O5 के फॉर्म में, लेकिन अगर आपसे कोवैलेंसी को डिस्कस करने के लिए कहे, को मीन्स कोऑपरेट, वैलेंसी मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट की अवेलेबिलिटी, तो आपके पास नाइट्रोजन में केवल 2s2 2p3, only 1 s orbital and 3 p orbitals are present, only 4 orbitals are present for the coordination. इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, डी है ही नहीं हमारे पास, तो कोवैलेंसी मैक्सिमम हमेशा नाइट्रोजन की 4 होगी. बट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी +5 आ सकती है इन सम केसेस. केवल ऑक्सीजन के केस में ही हम इसको जनरली डिस्कस करेंगे, बाकी किसी भी कंटेंट में हम इसको पॉसिबल नहीं मान पाते हैं. क्लियर? इस N2O को ही हम लाफिंग गैस भी कहते हैं. और N2O3 मेन करेक्टर जो बोर्ड के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी द नेम ऑफ ऑक्साइड्स विच आर इन ब्लूइश इन कलर, विच आर इन ब्राउन गैस. 1 नंबर के क्वेश्चंस में तो आपको एटलीस्ट, बाकी सब तो कलरलेस हैं, सिर्फ इन दोनों की बात करिए. N2O3 इज ब्लू सॉलिड, इट्स अ ब्लू सॉलिड और एसिडिक इन नेचर. N2O5 is brown gas and acidic in nature. Rest above 2, इन दोनों के जो ऊपर के हैं N2 और NO, both are colorless gas and neutral in nature.
and last one is N2O5. This one is also colorless solid and acidic in nature. ये सॉलिड है, ये गैस है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में रखनी है. क्लियर? तो जो बीच के दो थे उसको हमने पहले शॉर्ट आउट कर लिया, बाकी ऊपर के दो एकदम सेम कलरलेस गैस न्यूट्रल हो गए, और लास्ट वाले कलरलेस गैस हैं, सॉरी कलरलेस सॉलिड है लेकिन एसिडिक इन नेचर है. क्लियर? हमने आपसे कहा कि इसकी स्टेबिलिटी को शो करने के लिए, तो जब भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले कंसीडर करते हैं और हर एटम का ऑक्टेट चेक करते हैं. अगर हम N2O4 का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के 2 एटम, क्लियर, और ऑक्सीजन के 4, 1 2 3 4. किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहेंगे तो पहले आपको उनमें प्रेजेंट एटम्स को डिफाइन करना पड़ेगा. अब नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. आप ड्रॉ करिए 1 2 3 4 और 5. ठीक, इसी तरीके से आपने इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को, देखिए मैं एटम के सामने इसलिए डॉट बना रही हूँ ताकि हमें उसके बाद शेयरिंग करना इजी हो जाए. अब अगर हमने ऑक्सीजन के बनाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इट acquires 2 electrons to complete their octet. तो अगर ये इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट. इस नाइट्रोजन को चेक करिए तो 1 2 3 4, बिकॉज कोवेलेंट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में भी डिस्कस हो गए. सो 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले तो इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट नाइट्रोजन. सो 1 2 3 4 5 6. अब इस ऑक्सीजन में भी हमने 6 बनाए तो इसको भी 2 रिक्वायर्ड है और इस नाइट्रोजन को भी 2 रिक्वायर्ड है. जब दोनों को 2 रिक्वायर्ड होंगे तो हमने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ भी शेयरिंग कर ली. इसके पास भी 6 हैं और इसके पास भी 6 हैं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए और इसको भी चाहिए. जब हमारा नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब ये शेयर नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा. और यहाँ पर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस पूरी फिगर में जो मैंने शेयरिंग और डोनेशन बताई, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग का क्वेश्चन होगा कि मैम जब ये इसको 2 दे देगा तो इसके खुद के पास तो 6 रह गए. इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही एक वर्ड क्लियर है कि केमिकल्स के बीच की बॉन्डिंग, इट्स बॉन्डिंग मीन्स ओनली अ अट्रैक्शन. कोई यहाँ पर हमारा किसी के साथ ना तो हम उसको पूरी तरीके से डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, हमें इस एटम के साथ जुड़ करके हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं. दिस इज लाइक अ अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन से हम उससे बाइंड अप हो पाते हैं. हम किसी भी टीचर के पास जाते हैं अगर पढ़ने के लिए, हम उस टीचर के साथ क्यों कनेक्ट होते हैं, या हमारा कनेक्शन, अगर मैं टीचर हूं और मेरा आप स्टूडेंट के साथ क्या कनेक्शन है, आप मुझे एक अच्छा रिजल्ट देंगे, इसी एक उम्मीद पे, इसी एक अट्रैक्शन के कारण हम होल ऑफ द ईयर आपके साथ वर्क करते हैं. आप देंगे या नहीं देंगे दैट्स डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी डिमांड है कि मैम हमारे कोर्स को कंप्लीट करवा देंगी और हमारी डिमांड है कि आप एक बेस्ट रिजल्ट देंगे. यहाँ हम दोनों की रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में
क्या मिला क्या नहीं मिला दैट्स डजंट मैटर, बट हम बाइंड अप तो हैं। इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और उन एटम की स्टेबिलिटी तभी एक्सप्लेन होती है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? तो इस पिक्चर के थ्रू अगर आपने देखा तो हर एटम में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और हर एटम में अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये स्टेबल कंटेंट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप N2O5 का भी ड्रॉ कर सकते हैं। N2O5 के स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि अब हमारे पास 5 ऑक्सीजन, तो इट मीन्स 2 तो हमने ये नाइट्रोजन आटम बनाए और इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 इस ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को दे दिया ऑक्सीजन, 2 इसको दे दिया। अब जो एक बचा उसे हम सेंटर में रखेंगे ताकि वो इस नाइट्रोजन को भी इक्वली अपना पार्टिसिपेशन दे पाए और इस नाइट्रोजन के साथ भी कर पाए। तो अब अगर आप देखिए तो इस ऑक्सीजन के पास 6 यानी 6, इस 6 ने इस नाइट्रोजन से एक शेयर किया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसने इस वाले नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। इस नाइट्रोजन को चेक करिए तो 1 2 3 4 5, पहले पूरे 5 हम लोग नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ड्रॉ कर लें। ठीक, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। जिस ऑक्सीजन से आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना हो आप उसमें तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने डॉट के साथ बनाइए। ये सिर्फ एक ग्रेसफुल तरीका है बेटा बनाने का, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। एक बार में ये मिस्टेक होती है कि हम कहीं भी डॉट बनाते हैं, हमारे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो और दिमाग में उसकी पिक्चर क्लियर करते हो कि हमें किस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे इस सेंटर वाले ऑक्सीजन को तो एक एक रिक्वायर्ड था। ठीक, इस नाइट्रोजन के पास अब 6 हो गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, इसको भी 2 चाहिए ऑक्टेट के लिए और इस नाइट्रोजन को भी 2 चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट तो ये इसको कोऑर्डिनेट बना सकता है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को देखिए तो ये इसके साथ शेयर करे और इस वाले पेयर को इसको देने की टेंडेंसी है, दे या ना दे दैट्स डिफरेंट मैटर, बट इस उम्मीद से कि यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से बाइंड अप रहेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये स्ट्रक्चर्स थे आपके जो हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किए। ऐसे ही अब अगर आप फॉस्फोरस का देखें तो फॉस्फोरस भी ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्राइड था, इसमें ऑक्साइड्स है। इन ऑक्साइड्स की भी एसिडिक स्ट्रक्चर, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटॉक्साइड्स, सबका अपना अपना करेक्टर होगा। और जैसे जैसे करेक्टर चेंज होता जाएगा, हमने अभी आपको इससे पहले बताया था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, +3 इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जब नीचे के साइड जाने पे बेटे +3 इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला Bi+3 वाला करेक्टर स्टेबल होगा और ऊपर वाले में +5 वाला होगा। तो अगर ये +5 वाला स्टेबल होगा तो इसमें जब ऑक्साइड का हम स्ट्रेंथ निकालेंगे ट्राईऑक्साइड में, तो N2O3 की क्या हो जाएगी, ऑक्साइड में ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट P4O6, नेक्स्ट आर्सेनिक, नेक्स्ट एंटीमनी। क्लियर? थर्ड करेक्टर की तरफ हम मूव करें तो हमारे पास आता है रिएक्शन विद हाइलाइट्स। इसी ग्राफ को बेटे आप आगे करते जा रहे हो कि आपका पूरा एक चार्ट मेकअप हो जाएगा कि पहला हाइड्राइड, दूसरा ऑक्साइड। अगर हमने इन मेटल्स की रिएक्शन हैलोजेंस के साथ करा दी, देन द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हैलाइड्स। क्लियर? और हैलाइड्स में भी वही पॉसिबिलिटी है कि ये ट्राईहैलाइड्स भी फॉर्म करेगा और पेंटाहैलाइड्स भी फॉर्म करेगा, क्योंकि +3 और
+5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। तो अगर हम सिंपल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करेगा, यानी ये NCl3 तो फॉर्म करेगा, ये NCl3 फॉर्म करेगा, लेकिन NCl5 फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि 5 एटम के लिए एकोमोडेशन नहीं है। इसी तरीके से फॉस्फोरस PCl3 भी करेगा, PCl5 भी करेगा, आर्सेनिक भी AsCl3 भी करेगा और AsCl5 भी करेगा। सिमिलरली अगर आप एंटीमनी के केस में आइए तो ये SbCl3 भी करेगा और SbCl5 भी करेगा, लेकिन Bi में सबसे ज़्यादा BiCl3 तो करेगा, लेकिन BiCl5 नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि दोनों के साइज इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेंटेन करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। क्लियर? And the last factor is whenever these elements are reacts with metal, these are reacts with metal, then it forms binary compound. Binary compound. So same concept arises. All elements of group 15 forms binary compound with metal in the -3 oxidation state. For example, नाइट्रोजन के साथ देखें तो Ca3N2 दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड, फॉस्फोरस के साथ Ca3P2 कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम के साथ देखें तो Na3AS सोडियम आर्सेनाइट, जिंक के साथ आए तो जिंक स्टेबियाइट एंड लास्ट में बिस्मथ के साथ देखें तो मैग्नीशियम बिस्मुथाइड Mg3Bi2। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करने पर बाइनरी कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ट बन के रेडी हो गया जिसमें सारी केमिकल रिएक्टिविटी हमने इस ग्रुप के एलिमेंट्स की डिस्कस कर ली। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, formation of oxides, formation of halides and formation of metals. Clear?